नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के साथ जो भी स्टैटिक जीके है, जिसे हम जीएस बोलते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का जो हम कर रहे हैं, ये सीरीज यूपीएससी वालों के लिए, एचसीएस वालों के लिए भी एचसीएस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। 3 महीने में हो या 4 महीने में हो, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है क्योंकि एचसीएस में जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है। तो एचएसएससी का एग्जाम, वो सीईटी मेंस का एचएसएससी लेगी और उसमें जीएस का बहुत अहम रोल होगा दोस्तों। चीजें काफी बदल रही हैं एचएसएससी में। करंट अफेयर इतना रेलिवेंट नहीं था पहले, अब थोड़ा थोड़ा आएगा। अब देखना, एसएससी के लिए तो है ही। एसएससी का अभी 18 जनवरी को पेपर भी है करंट अफेयर का। एसएससी का मेंस का है, सीजीएल का, उसमें करंट अफेयर आएगी दोस्तों। तो हम 24 दिसंबर का डिस्कस करेंगे। पहले हम नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज जो दिसंबर के हम एज यूजुअल जैसे याद करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो करेंगे। 1 दिसंबर क्या मना जाता है? एड्स डे। 10 दिसंबर को तेरे पास 10 राइट है, बस हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं 10 दिसंबर को। हमने ऐसे याद किया था। 2 दिसंबर क्या मनाया जाएगा दोस्तों? आप बताइए। 2 और 3 की रात भोपाल गैस ट्रेजेडी, पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाएगा। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट आपको याद रखने की पड़ेगी ये। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाएगा। इंडो पाक जो युद्ध हुआ था, हमने जीता था 16 दिसंबर को 1971 को। ठीक है, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भाई मैथ पढ़ लिया क्या तूने? भाई मैथ पढ़ लिया क्या? राम मनोजन साहब आपको याद होंगे, तो हमने उसकी 22 दिसंबर मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। 24 दिसंबर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे होता है। तो देखो दोस्तों, हम धीरे धीरे याद हो गए हैं दिसंबर के। किसी ने कान ही बंद कर रखे होंगे ना, बस उसको याद नहीं होंगे, वरना सबको याद हो जाएंगे। तो अपना कान खुले रखना, बस ये वीडियो देखनी है आपको। आपको याद हो जाएंगे सब नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। मात्र हमें 50 से 60 सेकंड लगी हैं रिवाइज करने में। ओके, हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। हम हर रोज एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पीछे पेपर में आया है। एक क्वेश्चन देखिएगा, पॉज कीजिएगा, इसका आंसर देख ढूंढने की कोशिश करना अपने आप। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, वरना वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताऊंगा। ये हरियाणा सीईटी का जो मेंस हुआ था पिछली बार, उसमें पूछा गया था, जो बाद में कैंसिल हो गया था। ये मेंस कैंसिल हो गया था कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसमें आपको पता 5 मार्क्स हटा दिए गए थे जॉबलेस के। तो दोबारा फिर मेंस हुआ था। जो पिछला पेपर हुआ था, तो 3 पेपर हुए थे जो पिछली बार ग्रुप सी में लगे हैं। प्री का पेपर हुआ जो सीईटी बोलते हैं, फिर मेंस हुआ, वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा फिर मेंस हुआ, फिर दोबारा फिर मेंस हुआ। तो 3 पेपर देके नौकरी लगे बच्चे। तो सर थोड़ा हरियाणा है ये ये हरियाणा से प्रधान, वो बड़ी बात है। तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना इस आंसर को क्या है। तो हमारी पहली न्यूज आज की क्या है? ये न्यूज़पेपर देख रहे हो आप? तो इसमें ना आपको टॉयज दिख रहे होंगे, खिलौने। ये देखिए, ये देखिए। तो ये कर्नाटका की बारे में आर्टिकल आया है। कर्नाटक में ना टॉयज इंडस्ट्री है, टॉयज बनते हैं। कहाँ बनते हैं सर? 2 जगह पे। मैंने निकाल दिया है इसको। इस आर्टिकल को निकालने के बाद जो निचोड़ निकला ना, आपको बस ये याद रखना है हमारे एग्जाम के लिए। चन्नापटना क्या है? चन्नापटना। दूसरा क्या है? किन्नल। चन्नापटना, किन्नल। चन्नापटना में जो ये एक जगह के नाम है, चन्नापटना जगह है, कर्नाटका में है। तो सीधा पूछ लेंगे चन्नापटना टॉयज कहाँ से बिलोंग करते हैं? किन्नल टॉयज कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। और चन्नापटना टॉयज को ये भी बोलते हैं गोम्बे गाला उरू, गोम्बे गाला उरू, गोम्बे गाला उरू, चन्नापटना, किन्नल। तो ये टॉयज कहाँ के हैं? कर्नाटका के हैं। तो आपको याद रखना है चन्नापटना टॉयज कहाँ है, किन्नल टॉयज कहाँ है। तो ये है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगी आपको सुनने में, समझने में। जो ये इंडस्ट्री है टॉयज बनने की चन्नापटना में, वहां पर जो पहले लोग बनाते थे, उनके बच्चे हैं, जो यंगर जनरेशन है, अब वो इस टॉयज को नहीं बनाते हैं। अब वो बीए करते हैं, बीएससी करते हैं और शहरों में नौकरियां ढूंढने जाते हैं। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री लुप्त होती जा रही है, क्योंकि एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन पे जो कारीगर होते थे, अपनी जनरेशन को शिक्षा देते थे कि भी ऐसे टॉयज बनेंगे। लेकिन अब जो यंगर जनरेशन है, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, और उनके माँ बाप भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि इसका फ्यूचर है। तो अच्छी सैलरी के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी की। तो ये आर्टिकल आया सारा इसके बारे में, हमें बस इतना ही पढ़ना है।
चन्नापटना और किन्नल के बारे में। मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्यों आपको बोरिंग ना हो जाए कि क्या चीज़ है। चन्नापटना के लोग क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो कर्नाटक में एक जगह है। किन्नल कर्नाटक में एक जगह है। और सर चन्नापटना के टॉयज और किन्नल के जो टॉयज हैं इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, चन्नापटना और किन्नल के टॉयज को जीआई टैग मिला हुआ है। कोई स्पेसिफिक रीजन है ना, और वहां पे कोई टॉयज बनाया गया या कुछ खाने की चीज है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपने हरियाणा में गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है, तो जीआई टैग दे देंगे कि भाई जीआई टैग दे दो इस जगह को, क्योंकि स्पेशल स्वाद है इसको, इंडिया में कहीं और नहीं मिलती है सेम चीज। तो इसलिए चन्नापटना के टॉयज को जीआई टैग दे दिया सरकार ने कि इनका ओरिजिन इस जगह से हुआ था, और ये यहाँ की एक मतलब काइंड ऑफ भाई यहाँ यहाँ के लोग बनाते हैं और ये चीज यहीं की मिलती है, यहीं की ओरिजिन है ये चीज। उस चीज को सिंबल हो जाता है। चन्नापटना के टॉयज हैं, ये किन्नल के, हमने ये भी पढ़ा हुआ, दार्जिलिंग की चाय, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो वो स्पेसिफिक है। मैं इधर कुछ भी चाय पत्ती ला के बेचूंगा कि भाई देख दार्जिलिंग की चाय है तो ले ले, तो ऐसे मैं नहीं कर सकता। तो जीआई टैग मिला है, सरकार ऐसी चीजों को जीआई टैग देती है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, दार्जिलिंग की चाय देखिए, ये फर्स्ट जीआई टैग मिला था 2004-5 में, सरकार ने दिया था दार्जिलिंग की चाय को। सीधा पूछ लेंगे फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था फर्स्ट जीआई टैग। ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग होता है किसी भी ज्योग्राफी की किसी भी चीज को, पर्टिकुलर चीज को एक टैग दे देना कि ये इस जगह की है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज हमारी है, इंडियाज फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी टू बी आउट सून। जल्दी ही टेररिज्म कैंसर जैसा है दोस्तों। तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो अभी सरकार पॉलिसी को आउट करेगी। उस पॉलिसी में क्या प्रोविजंस होंगे, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन का गठन होगा, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगी दोस्तों, महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये एक पॉलिसी बनने से क्या होगा कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं अलग अब अलग अलग तरह से एक्ट करती हैं, तो एक वो हो जाएगा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भाई तुम्हें टेररिज्म का कोई भी एक्ट हुआ तो तुम्हें ऐसे वो करना है। तो एक टेम्पलेट बन जाएगा। तो जब ये पॉलिसी आ जाएगी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या देश में चल रहा है, क्या हमारी सरकार कर रही है। ओके दोस्तों, अब अगली न्यूज है, विनोद कुमार शुक्ला, इनका देहांत हो गया दोस्तों। ये बहुत अच्छे राइटर थे। तो पूछ लेंगे तो विनोद कुमार शुक्ला क्या थे, जिनका अभी देहांत हुआ है। तो ये थे राइटर। मोदी साहब ने भी एक ट्वीट किया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, तो थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी रहता है। तो फिर इसमें ना ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इनको, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए थोड़ा सा, मतलब ये पूछेंगे कि विनोद कुमार शुक्ला राइटर थे, एक्टर थे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड है कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, किस बारे में है। ये हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेचर में दिया जाता है। और किनको मिला है, इंडियन लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 8th शेड्यूल है, उसमें लैंग्वेज लिखी गई है, भाषाएं कितनी लिखी गई हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेज कितनी है, 22 है। इस 8th शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है। ये एक अलग से क्वेश्चन हो जाता है पॉलिटी का। 8th शेड्यूल में क्या इंग्लिश दी गई है, नहीं दी गई है। टोटल कितनी लैंग्वेज दी गई है, 22। मान लो गुजराती हो गई, ठीक है ना, बंगाली हो गई, क्या हरियाणवी इसमें है दोस्तों, क्या हरियाणवी 8th शेड्यूल में है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। सर नहीं है, क्योंकि हरियाणवी कोई लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, ये एक बोली है, हम लिख नहीं सकते। हम देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज करेंगे अगर लिखेंगे भी तो कड़ा जावा है, ये कैसे लिखोगे आप, हिंदी में लिखोगे, और हिंदी में कौन सी स्क्रिप्ट यूज, देवनागरी। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना कि भाई लैंग्वेज है नहीं हरियाणवी, सिर्फ बोली है। पंजाबी जैसे लैंग्वेज है, उसको बोल भी सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं। तो 8th शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इंग्लिश को दिया जाता है जी, दिया जाता है। और इसमें 22 लैंग्वेज इसमें दिया जाता है, तो टोटल कितनी होगी, 23 लैंग्वेज होगी। 22 प्लस 1, 22 तो हमारे 8th शेड्यूल में है, एक इंग्लिश अलग से है। पोस्थ्यूमसली नहीं दिया जाता। पोस्थ्यूमसली का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, पोस्थ्यूमसली का मतलब मरणों उपरांत, मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। तो शुक्ला साहब को जब ये जीवित थे तभी इनको दे दिया गया था। देखिए 2024 ज्ञानपीठ अवार्ड विनर, पिछले साल ही दिया था इनको, ठीक है ना दोस्तों। बहुत कम लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, अभी 60-65 को दिया हुआ, इससे ज्यादा दिया ही नहीं है जब से ये लागू हुआ है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो शुक्ला साहब को याद रखना कि वो राइटर थे और इनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, उनमें दिया जाता है। ठीक है। एक न्यूज़ और थी, अभी जो वोटिंग का आपने सुना भी होगा, बीएलओज हैं जैसे ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, तो ये इलेक्शन की ना जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग बहुत है कि केरला में एसआईआर रिमूव 24 लाख वोटर्स फ्रॉम द ड्राफ्ट लिस्ट। एक ड्राफ्ट बनाया गया है, उस लिस्ट से लगभग 24 लाख वोटर्स जो पहले थे अब उनको निकाल दिया गया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये एसआईआर इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सुनोगे एसआईआर एसआईआर, इसका मतलब क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सीधा बोल देंगे एसआईआर। अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसकी क्या मतलब है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इलेक्शन से रिलेटेड है ये। तो अभी बहुत लोग फोन करके एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि आपकी जो मिसिज है, जो पीछे से इनके मदर और फादर का आप वार्ड नंबर बताइए। तो क्योंकि जिनकी शादी होगी ना 2003 की कुछ लिस्ट है, उससे मैच कर रहे हैं। तो अब जो भी फेक हैं या बांग्लादेश से आए हैं या कहीं बाहर से आए हैं, तो उनके रिवीजन के लिए मतलब कि रिवाइज करो उस लिस्ट को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एसआईआर। ठीक है। अगली जो न्यूज थी उसमें मुझे मिला मुल्ला पेरियार डैम। हमें न्यूज से लेना देना नहीं है क्या है, तो हमें बस ये देखना है कि न्यूज पेपर में मुल्ला पेरियार डैम है, ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है और कौन सी नदी में पाया जाता है। तो मुल्ला पेरियार डैम कहाँ मिलता है? केरला मिलता है दोस्तों, पेरियार रिवर पे मिलता है। ठीक है। सर केरला मिलता है, हमें तो यही नहीं पता केरला है कहाँ पे। ये रहा दोस्तों, केरला बिल्कुल नीचे है दोस्तों, तमिलनाडु इसका पड़ोसी है। ठीक है। केरला कहाँ है? इधर है। तो आप ये मैप 2-4 मिनट रुक के पॉज करके देखिए इसको। गुजरात कहाँ है, यूपी कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, कर्नाटका कहाँ है, केरला कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है। अभी हमने कर्नाटका के टॉयज पढ़े थे, तो यहाँ पे है दोस्तों कर्नाटका। ये 4 स्टेट नीचे देख लो, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु। ये 4 हमारे सदर्न इंडिया बोलते हैं, दक्षिण भारत बोलते हैं जिसको। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ये लक्षद्वीप कहाँ पे दोस्तों? ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार। तो आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको मैप से सिखाया जाएगा और दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार कहाँ है। तो इससे थोड़ा चीजें लंबे टाइम तक रिटेन रहती हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज क्या है? घोस्ट पेयरिंग। घोस्ट पेयरिंग है, तो सीधा आ जाएगा न्यूज में घोस्ट पेयरिंग। अभी था न्यूज में, किससे रिलेटेड है? तो ये दोस्तों साइबर स्कैम से रिलेटेड। हमारे जो व्हाट्सएप है, तो उसको क्या है कि हैक कर लिया जाएगा। मतलब कि मैं मान लो मैं घोस्ट पेयरिंग का मेरे को आइडिया है कैसे होता है, तो मैं क्या करूंगा, जो आपका व्हाट्सएप होगा ना, ऐसे के ऐसे मैं मेरे लैपटॉप पे भी चला पाऊंगा। सीधा लिंक हो जाएगा, आप किसी को मैसेज करोगे, क्या मैसेज कर रहे हो, मैं उसको पढ़ पाऊंगा और मैं खुद भी मैसेज कर पाऊंगा किसी और को। तो इसको बोल रहे हैं घोस्ट पेयरिंग, मतलब पेयर कर लिया। और एक घोस्ट का मतलब भूत है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पेयर कर लिया है आपके व्हाट्सएप को किसी और के साथ, और वो बात भी कर पा रहा है, वो मैसेज भी कर पा रहा है, आप किसी और से कर रहे हो तो वो भी देख पाएगा दोस्तों। तो ये व्हाट्सएप पे ना डिवाइस लिंकिंग फीचर होता है, मतलब कि मेरा व्हाट्सएप मैं अपने लैपटॉप से डिवाइस से कनेक्ट करके उस पे भी चला सकता हूँ और मेरे मोबाइल में चल ही रहा है। तो उसका मिसयूज कर किया जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है कि भाई घोस्ट पेयरिंग करके चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए आएगी और हमारी जो डेली लाइफ है वैसे ही थोड़ा हमें इन चीजों का पता होगा, तो ऐसे अननोन लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए दोस्तों। करंट अफेयर हमें बहुत सारी चीजों से बताता है, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो भंग हो जाएगी, सब चीजों का पता चल जाएगा अगर किसी ने कर लिया। तो आपको लिंक पे क्लिक मत कीजिए जो अननोन नंबर से आता है खासकर। ओके। नेक्स्ट न्यूज है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के उससे देखा जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुट्टानाड। कुट्टानाड थोड़ा नाम अजीब है, थोड़ा साउथ इंडिया का है। क्या है ये? राइस बाउल ऑफ केरला। केरला का राइस बाउल बोलते हैं इसको, कुट्टानाड को। हरियाणा का राइस बाउल बोल, बताइए किसको बोला जाता है? आपने हरियाणा जी के में पढ़ा होगा, जहां पर धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, ये मतलब धान का कटोरा बोलते हैं जिसको। तो केरला का धान का कटोरा क्या, कटोरा कौन सा है? कुट्टानाड। ओके। इसकी खास बात क्या है? ये लोवेस्ट एल्टीट्यूड है इंडिया में। मान लीजिए सी लेवल है, जहां पर हम हर चीज जो मापेंगे ना सी लेवल से मापेंगे। आप कभी शिमला में भी गए हो तो वो बोलेंगे 2000 मीटर फ्रॉम सी लेवल। हर हाइट जो मापी जाती है वो सी लेवल से मापी जाती है। तो जो यहाँ पर खेती होती है कुट्टानाड में, वो सी लेवल के नीचे होती है। ये यहाँ पे खेती होगी। ठीक है। ये इसकी खास फीचर है, इस ज्योग्राफी की खास फीचर है, यहाँ पर कुट्टानाड की कुछ खास बात है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये।
ठीक है। इट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर कल्टीवेशन टेक्स प्लेस बिलो सी लेवल। जो मैंने आपको बताया बस वही बात अंग्रेजी में लिख रखी है कि यहाँ पर जो खेती होती है वो सी लेवल से नीचे होती है। कुट्टानाड राइस बाउल ऑफ केरला बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूज में क्यों था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा कुछ और पढ़ते हैं। GIAHS, GIAHS, थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। GIAHS इसकी फुल फॉर्म देखिए, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइट है ना, उसकी बात कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइट है, ओके, ये किसने बनाया है? ये FAO ने बनाया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो FAO ने क्या बनाया है कि GIAHS भाई वर्ल्ड में जितनी भी एग्रीकल्चर साइट है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुट्टानाड़ है, कुट्टानाड़ में अलग टाइप की खेती होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको प्रिजर्व करो, प्रिजर्व करो। तो ये क्या काम करता है? GIAHS ये रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम शेप्ड बाय कम्युनिटीज ओवर सेंचुरीज। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन खेती करने का तरीका बताया गया कि ऐसे खेती करो, वैसे खेती करो, जो उसका प्रोसीजर है, कौन से बीज यूज करने हैं। कुछ जगह पे जैसे कुट्टानाड़, तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से वो आज तक खेती करते आए हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते आए हैं। तो उस ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराने टाइम से चलती आ रही है जो चीजें, तो उसको प्रिजर्व करके रखो, टू कंजर्व लिविंग एग्रीकल्चरल हेरिटेज। ठीक है ना, ये भी एक हेरिटेज की तरह है। हमने जैसे पढ़ा ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोन्यूमेंट्स, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सबसे पहली वीडियो जाके देखिएगा दोस्तों, इनटेंजिबल में अभी दीपावली को ऐड किया गया है। तो एग्रीकल्चर की कुछ साइट ऐसी है जो हेरिटेज की तरह हमें प्रिजर्व करके रखनी है। तो GIAHS सिर्फ ये कहता है कि कुछ साइट है जैसे कुट्टानाड़ है, तो उसको प्रिजर्व करके रखो। वहां की इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है देसी, वहां की लोकल जो नॉलेज सिस्टम है उसके बारे में बोलेगा GIHS की कोई साइट। क्लाइमेट रेजिलियंट होती है ये, जो क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग प्रैक्टिस है, मतलब क्लाइमेट का थोड़ा अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया ना तो वो सहन कर लेगा। जैसे बाजरा की खेती होती है ना, ये क्लाइमेट रेजिलियंट होता है, अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया घट गया तो ये थोड़ा सा सहन शक्ति ज्यादा होती है बाजरा की। तो क्लाइमेट रेजिलियंट का मतलब ये है कि उसको वो सहन कर सके क्लाइमेट में अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि FAO ने GIAHS करके कुछ बनाया। उस GIHS करके जो बनाया उसमें इंडिया की 3 साइट है, बस वो नाम याद रखना है आपको। पहली है सैफरन, सैफरन को बोलते हैं केसर, केसर की खेती कश्मीर में होती है सबसे ज्यादा हमारे। तो उसको नाम, उसको मतलब कि जैसे हेरिटेज साइट है ना, अलग अलग जैसे दीपावली को दिया गया है, ऐसे ही कश्मीर में पैम्पोर एक जगह है, वहां पर केसरी खेती होती है, तो उसको टैग दिया गया है GIHS का। एक है कोरापुट, उड़ीसा में है, कोरापुट करके भी उड़ीसा में है, यहाँ पर भी बहुत अलग टाइप से खेती की जाती है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया गया है कोरापुट में। ठीक है, कुट्टानाड, कुट्टानाड कहाँ पे है? केरला में है। यहाँ की खास बात क्या है? बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम है, सी लेवल से नीचे खेती की करते हैं, इसलिए लोगों ने यहाँ के लोगों ने प्रिजर्व करके दे रखा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो GIAHS का मतलब में GIHS की लिस्ट में 3 इंडियन साइट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैफरन कहाँ पे मिलेगी? कश्मीर में। कोरापुट उड़ीसा में। कुट्टानाड कहाँ मिलेगी? केरला में। ठीक है, ये क्या है कि जो कुट्टानाड है ना केरला में, ये पार्ट है वेम्बनाड वेटलैंड इकोसिस्टम का। वेम्बनाड वेटलैंड इकोसिस्टम में कुट्टानाड एक पार्ट है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार थोड़ा सा स्लाइड को देखिएगा। FAO है, जो FAO है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ये एग्जाम में काफी बार आया है। इटली रोम में किसका हेडक्वार्टर है? FAO का। जी सर, ओके। तो थोड़ा सा स्लाइड में मैं आपको समराइज करूं तो एक सेकंड में ये बताऊंगा। FAO ने तो बनाया GIAHS, तो GIHS में की लिस्ट में 3 इंडियन साइट आई हैं, सैफरन जम्मू कश्मीर, कोरापुट उड़ीसा, कुट्टानाड केरला। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों। सर ये इटली रोम में आप पहुंच गए हो तो थोड़ा ये बता दो, इटली है कहाँ पे? ये दोस्तों इटली। इंडिया कहाँ पे? ये रहा इंडिया। ठीक है, ये क्या है? पूरा अफ्रीका। और ये क्या सर दोस्तों बीच में? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और ये क्या है पूरा? ये है पूरा यूरोप।
मैप से थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ी चीजें इजी हो जाती हैं दोस्तों, समझने में पिक्चर बन जाती है। तो हमने थोड़ा पढ़ा था, देखो यूनाइटेड किंगडम, ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एनएसएफसी कर याद कर रखा मैंने, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एकदम ऊपर की तरफ है। ये डेनमार्क। आप इन देशों की खास बात बताऊं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एचडीआई का इंडेक्स आ गया, कोई और इंडेक्स आ गया, जो रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, इसका इंडेक्स उसका इंडेक्स, ये 1 2 3 पे रहती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, ये हमारा फ्रांस है, ये हमारा जर्मनी है, जर्मनी हिटलर मेन कैंप करके बुक लिखी थी, मैंने बता चुका हूं, मैं आपके प्रीवियस करंट अफेयर की जो हमारा सेशन चलता है दोस्तों, उसमें स्टैटिक जीके भी मैं बहुत अच्छे से कवर करता हूं, आप आराम से ध्यान से सुन के उनकी नोट्स बनाना, तभी आपका फायदा है। तो इटली हमने हाज पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, थोड़ा हम मैप से चीजें याद रहती हैं। ये क्या है, सैफरन है दोस्तों, सैफरन की खेती है, तो उसका फूल है ये। ठीक है ना, जो हम केसर खाते हैं, बहुत महंगा आता है दोस्तों, 1 किलो मतलब 3 4 लाख रुपए का आता है ये। और क्या याद रखें सर, जैसे यूनेस्को है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये इसका फोकस किस पे, प्रिजर्वेशन के ऊपर, प्रिजर्वेशन मोन्यूमेंट्स है, जो मतलब ताजमहल एक मोन्यूमेंट है, उसको मोन्यूमेंट बोलते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताइए, पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। और एफएओ का इटली रोम में, हमने अभी पढ़ लिया, इटली में रोम में एफएओ का है। यूनेस्को का काम पेरिस में फ्रांस में। और पेरिस किस नदी पे बसा है, पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, फ्रांस में है, तो ये है सेन रिवर पे, SEINE, सेन रिवर एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, साथ में मैंने लिख दिया। आप अपने नोट्स को ऐसे कंबाइन करके लिखोगे ना, तो आप रिवाइज करोगे तुरंत याद आ जाएगा आपको। ठीक है, सेन रिवर पे पेरिस था, और एफएओ का हेडक्वार्टर वहां पे था। ठीक है, और यूनेस्को ने तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बनाई, एफएओ ने क्या बनाया, GIAHS। ठीक है ना, अभी ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ठीक है, ये किसके ऊपर करता है, ये एग्रीकल्चरल जो साइट है ना इंपोर्टेंट, उनके ऊपर फोकस करता है। एक स्लाइड मैंने समराइज करके आपको बता दिया। ठीक है, तो सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1 2 पॉइंट और बताने मेरे को, जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं, और ज्योग्राफी के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताना चाहूंगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, ये एक एग्रीकल्चर का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, लोग आते हैं एक जगह पे, वो जो जंगल होता था पहले, मतलब आप ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रैक्टिस की जाती है, तो जंगल है, लोग कुछ कबीले के लोग आए, जंगल देखा, जंगल को काट दिया, और जब काटने के बाद उसमें आग लगा दी, तो पेड़ पौधे जितने भी थे सारे जल गए। वो जलने के बाद वो राख बन गई, तो राख से क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स मिल गए जमीन को, जमीन को जैसे ही न्यूट्रिएंट्स मिले वो फर्टाइल हो गई, तो 1 साल 2 साल 3 साल वहां पर खेती की, जहां तक वो जमीन फर्टाइल थी। लेकिन धीरे धीरे वो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो लोग आते हैं, पेड़ काटते हैं, आग लगाते हैं, खेती करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से फिर वहां पर पेड़ उगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक जगह से दूसरी जगह से फिर लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट में। ये प्रश्न काफी बार आ चुका है, और नॉर्थ ईस्ट में इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। इसी कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, झूम। आंध्र प्रदेश में जाओगे, सेम चीज को क्या बोलते हैं, पोडू। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोडू। और मध्य प्रदेश में गए तो इसको क्या बोलेंगे, बेवार। बेवार, पोडू, झूम, बेवार, पोडू, झूम, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के उदाहरण हैं। और ये देखिए दोस्तों, पहले आए, पेड़ काट दिया, फिर उसको आग लगा दी, ठीक है, फिर जमीन फर्टाइल होगी, वहां पर खेती कर ली, फिर वहां से फिर चले गए, एक साइकिल है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ओके, ये मैप बता सकते हो किसका है, ये केरला का मैप है। और केरला में ये क्या है, ब्लू कलर की लेक है, वेम्बानाड लेक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने ऊपर पढ़ी थी, आप देखा हो, जो हम पढ़ रहे थे वेम्बानाड लेक। नहीं सर, एक बार बताइए दोबारा कि वेम्बानाड लेक कहाँ से लेके आए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये रहा कुट्टानाड़, कुट्टानाड़, ये कुट्टानाड़ पढ़ा था हमने, केरला में पाया जाता है। ठीक है ना, और ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था कि यहाँ एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गई है, न्यूज में ये इसलिए आया था। इसकी लिमिट होनी चाहिए 2 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन पहुंच गई है लगभग 70 से 330, मतलब 40-50 गुना बढ़ गई है, तो न्यूज में इसलिए आया था। और जो ये कुट्टानाड़ था ना, ये देखिए रहा, ये रहा पार्ट ऑफ वेम्बानाड वेटलैंड इकोसिस्टम। कुट्टानाड़ है जो वेम्बानाड वेटलैंड इकोसिस्टम का है, मतलब जो वेम्बानाड लेक में आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका पार्ट है।
ठीक है ना? मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो वेम्बनाड लेक ये है। वेम्बनाड लेक कहाँ पाई जाती है? केरला में पाई जाती है। खास बात क्या है इसकी? लॉन्गेस्ट, लंबी है दोस्तों, देखो कितनी फैल रही है, लंबी, केरला में, ठीक है। और यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। इसको वहां पर लोग वल्लम कल्ली बोलते हैं। वल्लम कल्ली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए लिखा रखा है मैंने, फालतू कोई चीज आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता। मैं बॉम्बार्डमेंट नहीं करूंगा फैक्ट्स की आपके दिमाग के अंदर। वल्लम कल्ली बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वहीं की है। आपने अगर मूवी देखी हो बागी, टाइगर श्रॉफ की, तो उस मूवी में शुरू में ही सीन आता है, देखो ये रेस है, ये चल रही है उधर, देखो एक नाव है, उसपे बहुत लोग बैठ के, कौन जल्दी पहुंचेगा वो बात है। और ये कौन सी लेक है? वेम्बानाड लेक में हो रहा है, ये केरला में वेम्बानाड लेक है, वहां पर ये बोट रेस हो रही है, इसको वल्लम कल्ली बोलते हैं लोकल। और जब ये मूवी देखोगे आप, तो बोलेंगे वल्लम कल्ली रेस स्टार्ट होने जा रही है। तो आप थोड़ा मूवी देखते हुए भी अपने दिमाग को खुला रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल थोड़ा सा लंबा बताया मैंने आपको, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, जितने भी क्वेश्चन अराउंड इसके बनते थे, चाहे एचएसएससी, चाहे एसएससी, चाहे एचसीएस, आपका कोई भी लेवल नहीं छूटेगा। वो चीज समझ भी आनी चाहिए ना दोस्तों। कई कुछ बोलेंगे यार लंबा हो गया, वो हो गया, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मैथ अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब मेंटल ब्लॉकेज बना रखी है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं यहाँ पे, ये दुख, ये दर्द, ये मायूसी सब तेरे अंदर है। ये दुख दर्द मायूसी सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। पिंजरे में ही, पता है इसका मतलब क्या है? पिंजरे मतलब मेंटल ब्लॉकेज। आपने अपने दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज बना ली कि मेरे को मैथ नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, ये इंग्लिश में वर्ड ज्यादा लिख रखे हैं, मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढूं? मेंटल ब्लॉकेज बना ली। आप धीरे धीरे चलना शुरू करो उस डायरेक्शन में। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आप, एक ईंट के ऊपर एक ईंट लगेगी, जब मकान बन जाएगा, फिर आप देखोगे कि बहुत आनंद आने लग गया पढ़ाई में। लेकिन धीरे धीरे होता है दोस्तों। तो इस मेंटल ब्लॉकेज को हटाइए, इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देखो एक बार, फिर आपको बहुत आनंद आएगा। आज का नया आर्टिकल पढ़ते हैं हम दोस्तों। ये है काशी वजह की करीवा। काशी वजह की करीवा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जापान में पाया जाता है दोस्तों। काशी वजह की करीवा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है इसका, अजीब सा जैपनीज नेम है। काशी वजह की करीवा, याद रखिएगा। तो ये जापान में है। न्यूज ये थी, मैं आपको बताऊंगा, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ रहे थे पिछले ही उसमें, तो मैंने वहां बताया था फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जापान में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से सुनामी आई, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से सुनामी आई, और फिर सुनामी ने फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में दिक्कत कर दी, फिर वो डिजास्टर हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो जब ये हुआ तो ये जो काशी वजह की करीबा था ना, ये बंद कर दिया स्टेट ने, जापान की सरकार ने बंद कर दिया काशी वजह की करीबा। अब 2011 से बहुत साल हो गए, तो अब सरकार इसको दोबारा स्टार्ट कर रही है कि इसको दोबारा स्टार्ट करो न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ठीक है, ये न्यूज में था। तो सर आपने जापान की बात तो बता दी, लेकिन जापान है कहाँ पे? ये रहा दोस्तों जापान। साउथ कोरिया इसका पड़ोसी है। ये चाइना ही हो गया, ये हमारा इंडिया है, ये म्यांमार है। हमने कल पढ़ा था ना न्यूजीलैंड, कहाँ दोस्तों न्यूजीलैंड? ये रहा न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, थोड़ा देखो, ये जापान है। कहाँ? ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। ओके। और थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा मैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? यूएसए। दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे चाइना। यूएसए कितना करता है? 95 गीगावाट, फ्रांस 61 गीगावाट, चाइना 57 गीगावाट। ये याद नहीं करनी है, 95 गीगावाट का रट्टा लगाने लग जाओ कभी। मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है कि आप एक अंदाजा लगा सको कि फ्रांस से लगभग 40 गीगावाट ज्यादा पैदा कर रहा है यूएसए। यूएसए सबसे आगे है, और उसमें पहले और दूसरे में डिफरेंस अच्छा खासा है। फिर फ्रांस और चाइना में देखिए बहुत कम फर्क है। ठीक है ना? तो आप बस ये याद रखिए कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है अमेरिका के द्वारा, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे है चाइना। ठीक है ना? कभी ना कभी पूछ लेंगे ये, कुछ भी सर, सिर पैर नहीं होता इनका। आप ये बता सकते हो कि न्यूक्लियर कईगा, कईगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? हमारे इंडिया में ही है। मैंने करा लिया, अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में बताना, इससे पता चलेगा कि आपने रिवाइज किया कि नहीं किया। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आईयूसीएन का स्टेटस क्या? क्रिटिकल एंडेंजर्ड। और जो आईयूसीएन क्रिटिकल एंडेंजर्ड है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सी
ई है ना, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, वो मतलब ये समझ लो लुप्त होने वाले हैं, ये थोड़ी सी संख्या बची है इनकी। क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब ये है। और आपको सारे पशु पक्षी जितने भी इसमें आते हैं, बहुत कम आते हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड में, आपको पता होना चाहिए ये लुप्त होने वाले हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली दोस्तों राजस्थान में पाए जाते हैं। गुजरात में मिल जाएंगे, एमपी में मिल जाएंगे, कर्नाटक में, लेकिन मोस्टली आप राजस्थान में याद रखें कि अच्छा राजस्थान गुजरात के आसपास पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए? जब बहुत कम है तो शेड्यूल 1 में मिलेंगे ना। मैंने कल भी बताया था, कल किसके बारे में पढ़ा था? ओटर के बारे में पढ़ा था, वो भी शेड्यूल 1 में था और वो वल्नरेबल था। कल वाला स्टेटस क्या था? वल्नरेबल, मतलब वल्नरेबल की संख्या ज्यादा है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड तो मान लो 10 20 50 होंगे, वल्नरेबल फिर भी 100 150 200 होंगे। ऐसे थोड़ा दिमागी पिक्चर बना के किया करो। डब्ल्यूपीए 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इनकी संख्या कम क्यों हो रही सर? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, जो बिजली की तार है ना, इसमें बहुत ज्यादा करंट होता है और जब ये उड़ते हैं तो ये सेंस नहीं कर पाते और ये तार से चिपक जाते हैं। विंड टर्बाइन, जो मतलब कोस्टल एरिया में आप देखोगे जहां पर टर्बाइन लगती है, विंड, ये देखो ऐसे, तो हवा चलती है, इससे फिर घूमते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये जो ये पंखुड़ी सी होती है ना इनकी, इसमें फंस जाते हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इससे भी इनकी काफी डेथ होती है। तो वैसे ये न्यूज ये थी कि इनकी संख्या कम हो रही है और ये हटाओ, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राजस्थान में बहुत सारा एरिया, गुजरात का कुछ एरिया, यहाँ पर ये सब चीजें बंद करो आप, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पे आप कर रहे हो ना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला। तो हमारे एग्जाम के लिए ये जरूरी है कि आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है और डब्ल्यूपीए 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दोस्तों, उड़ने वाला पक्षी है ये, उड़ता है। हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट, इसमें बहते हुए पानी से बिना एक डैम बनाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मतलब डैम बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, नदी के जो बहाव है ना नेचुरल, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देखो ये नदी है ऊपर और ये टरबाइन है, नदी के बहाव से टरबाइन घूमेंगी, जब टरबाइन घूमेंगी फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। डैम में क्या होता है? डैम में भी ऊपर से डाल दिया जाता है ना पानी, टरबाइन घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये देखो टरबाइन में, ठीक है ना, ये देखिए इधर घूम रहे हैं, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। ठीक है। अब सर ये आपने जो क्वेश्चन ऑफ द डे बताया था उसका आंसर क्या है? ये सीटी मेंस जो कैंसिल कर दिया था उसमें आया था और इसका उत्तर है, देखिए मैं बता देता हूँ, देखो ये मैं पेपर दे गया था उसी का स्क्रीनशॉट है, 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1958 का नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। आज के करंट अफेयर के सेशन में इतना ही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ अच्छे से आएगा, नोट्स अच्छे से बनाना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।